नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक नए फिर टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले लेक्चर पर मैंने आप लोगों को आचार्य रजनीश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फिलॉसफी के बारे में बताया था। तो आज उसी कड़ी में आज एक नए जो काफी बड़े फिलॉसफर हैं उनके बारे में मैं उनके विचार रखूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा किस प्रकार से उनके जो विचार हैं वो मानवता के काम आए। तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही बड़े दार्शनिक फिलोसफर और एक ग्रेट स्कॉलर और ओरेटर की, जिनका नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। वो अपने आप में उनका जो फिलोसफिकल दुनिया है, जो उनके फिलोसफिकल थॉट्स हैं, विचार हैं, उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो सत्य के लिए उनका जो एक स्टेटमेंट है कि जो ट्रू है वो पाथलेस ऑफ लैंड है, उसका कोई लैंड नहीं है, वो आजाद है। तो उनकी जो ये बात है वो आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि कैसे आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा बच्चा जन्मा जो शुरू से ही कई सारी जो समस्याएं अपनी जिंदगी में परेशान हुआ। कभी वो मलेरिया का शिकार रहा, तो कभी वो एडॉप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम झेला, कभी उसके माता पिता, उसकी माता जी की जल्दी मृत्यु होना, सिस्टर की जल्दी मृत्यु होना। तो इतने सारे सेटबैक होने के बावजूद एडॉप्शन जैसी समस्याओं का सामना करना, माता पिता को अलग होते हुए देखना, ये सारी समस्याओं को देखने के बावजूद उन्होंने इतनी ज्यादा स्ट्रगल जो उसकी समस्याएं उनके जीवन में आए, उनको कैसे बेहतर करके उन लोगों ने किस प्रकार से उनके जो थॉट्स थे, उनकी विचारधारा थी, वो आज भी लोग सुनते हैं। तो ऐसा जिद्दू कृष्णमूर्ति ने ऐसा क्या करा, तो आज मैं उन्हीं के बारे में, उनका कंट्रीब्यूशन, उनके मानवता के प्रति सोच, उनकी जो एक विचारधारा है, जो उनकी एक फिलोसफिकल दर्शनवाद है, ये सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। एक अध्यात्म जो उन्होंने उस चीज को रखा है या बताया है, या जो आज ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए, पीस के लिए उनका यूज होता है, सदुपयोग होता है, कैसे उनके विचारधारा हजारों करोड़ों लोग के जीवन में प्रभाव डालने, उनको जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज मैं उन्हीं की कहानी, जिद्दू कृष्णमूर्ति की कहानी में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है, उनका जन्म साउथ इंडिया का जो एक स्टेट है आंध्र प्रदेश में, मदनपल्ले, वहां पे हुआ। तो बहुत सारी समस्याएं होने के बावजूद, इतना स्ट्रगल देखने के बावजूद, उनकी जो माता थी उनकी मृत्यु होने के बावजूद, जो उनकी सोरोगेटेड मदर थी, जो बहुत ही उनके करीबी थी, एनी बेसेंट, जो थियोलॉजिकल सोसाइटी को एक तरीके से प्रेसिडेंट थी और गवर्न करती थी, वो चाहती थी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है वो इनको, इस सोसाइटी को आगे ले जाए, उनको एक स्पिरिचुअल दुनिया में उनका नाम, उनको पब्लिक स्पीकर बनाया जाए, साथ ही साथ उनको जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि इन सारी चीजों को होने के बावजूद भी जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कभी इसको स्वीकार नहीं करा। उनके इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद वो इन चीजों को डिनाई करते गए कि वो कोई विश्व गुरु हैं या विश्व लीडर हैं, या फिर वो मानव जगत के कल्याण के लिए उनका यूज हो, जो और बड़े बड़े लोग उनका सपोर्ट करे, या तो उनको किस प्रकार से उन सोसाइटी की वजह से अपने जीवन में अलग अलग जगह मूव करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, कैसे जो उनके ब्रदर नित्यानंद थे उनको अपने साथ ले जाते थे, उनको भी बहुत सारी समस्याएं हुई, वो साथी चलते थे, अपने भाई से उनका कितना लगाव था। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद उनमें कभी घमंड नहीं आया। जो लोग उनको बचपन में कहते थे कि मंद बुद्धि बालक है, इसको कुछ नहीं मालूम है, उसी ने इतना कुछ मानवता के लिए, फिलॉसफी के लिए करा। तो आज मैं उसी के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बेसिकली बात करेंगे कि उन्होंने इस जीवन में जो भी समस्याएं हैं या प्रॉब्लम है, किस सिचुएशन में इंसान को किस तरीके से डील करना चाहिए, उनके जो थॉट्स हैं, जो उनका एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, किस प्रकार से वो सिंपल लिविंग और हाई स्टैंडर्ड मोरालिटी की बात करते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। तो आज मैं सब इन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा। तो उनका कंट्रीब्यूशन अगर एजुकेशन फिलॉसफी में बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। उनका जो एक एसे है जिसको नॉइस चाइल्ड साइलेंट माइंड बोलते हैं,
कि साइलेंट माइंड तभी हो सकता है जब आपके अंदर इनर पीस होगी। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों पर अपने व्यू रखे हैं, डिसिप्लिन पे अपने व्यू रखे हैं कि एक इंसान को कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे अपने काम पे फोकस करना चाहिए, बिना कोई थॉट्स कॉन्फ्लिक्ट के कैसे जीना चाहिए। तो कई सारी चीजों में कोई भी काम करो तो उस पर फोकस रखो, अटेंशन बना के रखो, जिंदगी में हमेशा लर्न करते रहो, सीखते रहो। कभी ये ना सोचो कि नहीं हमको सब आता है, हमको सीखने की कुछ जरूरत नहीं है। लर्न करते रहो, कोई भी चीज हो, एजुकेशन हो, कोई फिलॉसफी हो, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, कोई भी चीज हो, उसको जिंदगी पे लर्न करते रहो, उसको उतारते रहो, डिसिप्लिन के साथ सीखते रहो, वैल्यू को लर्न करते रहो, कंपैशन, ऑनेस्टी, सद्गुण, इथिक्स, ये जितनी चीजें हैं, मोरालिटी है, इनको समझो। तो उनका जो फिलॉसफी है वो काफी वाइड है। वो हमेशा ऐसा नहीं कि उसको किसी कंपल्सन के जरिए या दबाव में कुछ चीज सिखाई जाए। इंसान को हमेशा स्वतंत्र छोड़ना चाहिए जिससे वो लर्न कर सके, फ्री माइंड पे रहे, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आजाद परिंदे की तरह वो अपनी फ्रीडम का यूज कर सके और चीजों को अपने जिंदगी में लर्न कर सके। क्योंकि इंसान का मकसद ही है कि अगर वो पैदा हुआ है तो यहाँ से खाने और सोने नहीं आया, कुछ जानने समझने जो भी चीजें हैं उनसे मुक्त होना है, सब कुछ देखना है, समझना है। इसके बाद चीजों के प्रति आकर्षण या अटैचमेंट नहीं रखना है, साक्षी भाव से उसको देखना है और उसका अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है और निकलना है। तो उनके ऐसे कुछ मानना है। वो कहते हैं कि अगर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करें, समझें कि आप कौन है, आप किस प्रकार से चीजों को देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच किस प्रकार की है, आप आज के सोसाइटी को, एक्सटर्नल वर्ल्ड को, सेल्फ को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। असली जो अध्यात्म है वो यही है कि आप अपनी आइडिया को एग्जामाइन करिए, एक्सप्रेस करिए, जो भी समस्याएं प्रॉब्लम है उनको जानिए, ट्रू रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, और अपने को समझिए, अपने नेचर ऑफ माइंड को समझिए कि वो किस प्रकार से आपको यूज करता है, कैसे आप उसके गुलाम है, आप कैसे उसके सर्वेंट है, दे आर द मास्टर। तो उसके आइडियोलॉजी को समझिए, अपने माइंड को किस प्रकार से डिसिप्लिन करिए, कंट्रोल कर पाइए। वो सारी चीजों पे जिद्दू कृष्णमूर्ति के अपने विचार हैं, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि फिलॉसफी अपने आप में ही कठिन है समझने, कभी कभी ये स्केप्टिज्म संदिग्धवाद में डाल देती है। तो इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को जिद्दू कृष्णमूर्ति के कंट्रीब्यूशन के बारे में, मानवता के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति, एजुकेशन के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति, और संसार में जो भी अच्छे वर्चू हैं, सद्गुण है, किस प्रकार से उन्होंने पूरी तरीके से अपने विचार से एक जो क्रांति लाई, वेव लाई, रेवोल्यूशन लाए, उन्हीं सारी चीजों पे मैं आज बात कर रहा हूँ। तो किस प्रकार से वो कहते हैं कि आपका अस्तित्व कुछ नहीं है, आपका अस्तित्व कॉन्शियसनेस पे है, आपके माइंड पे है, आपके नेचर ऑफ माइंड आपका किस प्रकार से, आपके अंदर कोई किसी के प्रति दोष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, तो अब उसके पीछे कारण क्या है, या किस चीज पे आपका अटैचमेंट है। आपका माइंड प्लीजर की तरफ जानता है, या आई को जानता है, या मी को जानता है, या आपके अंदर ईगो है या सुपर ईगो है, जो सिग्मंड फ्रॉइड बोलते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकली चीजें हैं, जो साइकोलॉजिकल ह्यूमन माइंड का ऑब्जर्वेशन है, वो उनकी फिलॉसफी पे देखने को मिलता है। इंडिविजुअल फ्रीडम को वो समझाते हैं कि इंडिविजुअल की फ्रीडम क्या है, वो किसको स्वतंत्रता मानता है, उसका सोचने समझने की जो आजादी है वही स्वतंत्रता है, या स्वतंत्रता पूरी तरीके से माइंड का बॉडी से अलग होना है, या माइंड बॉडी का सम्मिलन है। तो स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता उसके इंडिविजुअल लाइफ में क्या है, पब्लिक लाइफ में क्या है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या है, इंटरनल वर्ल्ड में क्या है। तो ये सारी चीजों पे जिद्दू कृष्णमूर्ति के अपने अपने विचार हैं। वो कहते हैं कि आप संसार से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक आप अपने अंदर बदलाव न करें। तो वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे रूसो पांड सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सदगुरु इनर इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो आज की कंटेम्प्रेरी फिलोसफर है वो भी जिद्दू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी और उनकी आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित है।
तो ये सारी चीजें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाइए, कंपैशन लाइए, क्रोध, करुणा, इन चीजों पे ज्यादा फोकस ना करिए, करुणा बनाइए, कंपैशन बनाइए, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी रखिए, डिसिप्लिन रखिए, अपने काम पे फोकस करिए, माइंड को सही जगह पे जो आपकी एनर्जी है उसको चैनलाइज करिए, जिससे आपके अंदर परिवर्तन होगा। क्योंकि सारी चीज आपके कॉन्शियस सही विवेक पे निर्भर करती है। अगर आप गलत चीजों पे विवेक लगाएंगे, गलत संगत करेंगे, गलत सोच थॉट्स आपके अंदर आएंगे, तो आप जो भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, समझते हैं, उसको सही तरीके से अपने जीवन में उतारिए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन करिए, जो भी अच्छी चीजें उनको एक्वायर करिए, वो गुण पैदा करिए अपने अंदर। ऐसी चीजें ना करिए कि किसी को मारना है, किसी का मर्डर करना है, किसी का क्राइम करना है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी अपने आप को सुपीरियर समझना है कि हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड हैं। तो ये सारी चीजें जो इस प्रकार के थॉट्स हैं, यही जो इस प्रकार की सोच है, इससे बाहर निकलना ये तभी संभव है जब आप अपने माइंड को अपने हिसाब से चला पाएंगे, अपनी माइंड की जो साइकी है उसको समझ पाएंगे। तो ये कुछ व्यू हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति के, जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। उन्होंने मानवता के लिए, एजुकेशन के लिए कई सारे स्कूल खोले, जिन्हीं में से उनके कई स्कूल हैं, जैसे ऋषि वैली स्कूल है जो उन्होंने खोला, राजघाट बसंत स्कूल है जो उन्होंने खोला, ओक ग्रेव स्कूल जो उन्होंने यूएसए में खोला। तो ये सारी चीजें उन्होंने मानव विकास के लिए प्रॉपर लर्निंग, समय समय पे पूरी जिंदगी में जो भी आ रहा है उसको सीखना है, जानना है, समझना है, सही वैल्यू एजुकेशन का यूज करते हुए, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी का यूज करते हुए एक होलिस्टिक मानव की जो जिंदगी है, मानव की जो लाइफ है, जो उसका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसको किस प्रकार से चेंज किया जाए। तो उनकी फिलॉसफी में यही देखने को मिलता है कि हम अपनी साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, हम अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपने इंटरनल वर्ल्ड को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उनकी फिलॉसफी में दिखता है कि सबसे पहले आप मानव बनिए, ह्यूमन बीइंग बनिए। ऐसा नहीं कि आपके और फिर जानवरों के बीच में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो अपने अंदर परिवर्तन करते रहिए, अपने माइंड को, ये जो जितने भी थॉट्स हैं, किसी के प्रति दुख, करुणा नहीं है आपके अंदर, आपको लड़ाई पसंद आती है, क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, ईर्ष्या, दोष, मोह, क्रोध, इनसे बाहर आइए। जो आपकी डिजायर है, जो आपके प्लीजर है, इनसे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करिए, डिसिप्लिन करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए। माइंड जो आपके अलग अलग चीज पे अलग अलग थॉट्स रखता है, अलग अलग जगह घूमता है, आपकी सुनता नहीं है, उसको कंट्रोल करिए। उसमें एक जो लिबरेशन है माइंड को, उसको सारी चीजों से आजाद कर दीजिए। न गम की चाह करिए, न खुशी की चाह करिए, जैसा है बस गो विथ फ्लो पे बहते रहिए। कि कितना खूब सुदर्शन फागर ने कहा है। सुदर्शन फागर कहते हैं कि उनकी जो कुछ चार लाइनें हैं तो आप लोगों के सामने रखता हूँ। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। तो वक्त के साथ साथ चलता रहे वही आदमी के लिए जिंदगी में बेहतर है। कोई किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई दुखी होगा, कोई सुखी होगा। तो आप इस प्रकार किसी के अंदर कोई काम ही ना करिए, आप अपने काम पे फोकस रहिए, अपने ऊपर वर्क करिए। जब आपको दूसरों के ऊपर सोचने समझने का वर्क ही नहीं मिलेगा तो आपका माइंड उधर जाएगा नहीं। तो वही है कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ये वक्त नहीं रुकता किसी के लिए। तो ये टाइम है, ये चलता रहेगा। अगर आप टाइम का सदुपयोग करेंगे, टाइम के हिसाब से चलते रहेंगे, तो आप अपनी जगह बना पाएंगे, आप बेहतर कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। जो अच्छे सद्गुण है, हाई वर्च्यू है, मोरल्स हैं, इथिक्स है, उनको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि जो मटेरियल संसार है वो आपको भले कुछ समय के लिए शांति या प्लीजर दे सकता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म अपने माइंड को समझाना है, इंटरनल प्लीजर आपको चाहिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट चाहिए, तो अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को चैनलाइज करना, सही डायरेक्शन में जाना, मानवता और ह्यूमन कास्ट के लिए यूज करना, तभी संभव हो पाएगा। तो आशा करता हूं कि ये कुछ चीजें हैं, या कॉन्फ्लिक्ट है, लोगों से है, दोस्त यार से है, पैसा को लेकर है, किसी से आपको जलन है, ईर्ष्या है, दोष है,
किसी के प्रति आप बिहेवियर आपका सही नहीं है, आप किसी के प्रति गलत नजरिया बना लेते हैं, आउटलुक बना लेते हैं, अपने नजर जो परसेप्शन है आपका वो दूसरों के प्रति सही नहीं। तो ये तभी है जब आपके माइंड का जो प्रॉपर जो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे, उसको सही डायरेक्शन सही धारा पे नहीं मोड़ पा रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। यही है कि एजुकेशन का मेन उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाने के साथ साथ सेवा करना है। ये एक बार विवेकानंद ने कहा था कि सर्विस ऑफ मैन इज इक्वल टू सर्विस ऑफ गॉड, कि अगर आप मानवता की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो वो भगवान के बराबर ही है कि आप भगवान को ही एक प्रकार से उनका भोग कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये सारी चीज है जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सेल्फ अवेयरनेस की अपने आसपास क्या हो रहा है, ये नहीं कि कोई कुछ भी बता दे उसको मान के बैठ जाए। तो ये सारी चीजें नहीं करना है, सेल्फ अवेयर रहना है, जो समझना है, जानना है, अनुभव करना है। जिंदगी के जितने बड़े से बड़े विवेक हैं, वैल्यू है, ज्ञान है, कौशल है, प्रतिभा है, उन पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, सीखना है, जानना है और सारी चीजों से मुक्त हो जाना है। तो ये कुछ उनके व्यू हैं, कुछ थॉट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। ह्यूमन विथ नेचर ऐसा नहीं है, हमको मानवता के साथ साथ हम जिस अर्थ में रह रहे हैं उसका ध्यान रखना है, साफ सफाई रखनी है, गंदगी नहीं करनी है, पॉल्यूशन नहीं करना है, अपने उपभोग के लिए हमको इन्वायरमेंट को नहीं खराब करना है। चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, चाहे पॉल्यूशन की बात हो, चाहे प्लास्टिक का यूज करना हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे कंज्यूमरिज्म हो, चाहे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो, या और भी सोयल जैसी जो प्रॉब्लम होती है, या क्लाइमेट चेंज है। अब इनसे तभी बच पाएंगे जब हम नेचर के साथ बैलेंस बना के रखेंगे। नेचर का जो पेड़ कटते हैं या ये सारी चीजें, अर्बनाइजेशन रेपिडली होता है, प्रॉपर तरीके से हम चीजों को, जो हमारा गार्बेज है या डस्टबिन है उसका यूज नहीं करते हैं, हर जगह गंदगी फैलाते हैं। तो हम तभी इन सब चीजों से अपने प्रकृति को लंबे समय तक जीवित रख पाएंगे, लंबे समय तक हमारी जो ह्यूमन की रेस है वो सर्वाइवल कर पाएगी, जब हम अपने साथ जो उसका बैलेंस यूज करेंगे, विचार और रीजन के जरिए सही चीजों का यूज करते हुए एक हम नेचर के साथ अपनी हारमनी बना के रखेंगे, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करेंगे, अपनी जरूरत का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ जो हमारे इन्वायरमेंट की भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करेंगे, तभी हम इन सारी चीजों से निकल पाए। हम बहुत हाई फाई पहनावा, बहुत हाई फाई कंज्यूमरिज्म की हमारे पास BMW हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हमको बहुत हमारा जो है बड़ी बड़ी चैने हो, बड़ा बड़ा जो ऐसा आजकल लोग बताते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, वो इन पे विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं इंसान का जो मस्तिष्क है, कॉन्सियस है, उसके थॉट्स विवेक है, वही जिंदगी में सबसे बड़ी हुकूमत है, अमानत है, एसेट्स हैं। अगर आपकी ये चीजें मजबूत हैं तो आपकी दुनिया प्रशंसक है। आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, 4 दिन बाद आपका पैसा आएगा चला जाएगा, लेकिन जो आप अच्छे अच्छे हाइयल स्टेट, जो हाइयल आइडियल्स हैं, हाइयल थॉट्स हैं, वो जिंदगी भर दूसरों को जगमगाते रहेंगे, दूसरों को कुछ सीखने को मिलेगा, दूसरे आपके कुछ ज्ञान से उनके अंदर कुछ परिवर्तन होगा, उनमें चेंजमेंट आएगा। ये चीजें तो आएंगी, आज है कल नहीं है, थोड़ी देर के लिए सस्ता नशा है कि यहाँ लोगों को लगेगा कि यहाँ बहुत बढ़िया है, बहुत इनका अच्छा है, लेकिन उस आदमी के अंदर ये भी तो देखिए कि वो कितना सभ्य, कितना जानता है। आजकल कोई भी पढ़े लिखे जो नहीं है वो देश को चला रहे हैं, बड़े अपने को उनका बड़े लोग प्रशंसक है, लेकिन वो वही है क्योंकि उनको सस्ता नशा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुलाम है। उनके जो माइंड की, मस्तिष्क की साइकी है वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रही, क्योंकि वो अंधभक्त हैं, वो कुछ जानते हैं नहीं, कुछ समझते हैं नहीं है, ना उनके अंदर कोई विवेक है, ना कोई उनके अंदर थिंकिंग, सोचने का नजरिया है। जहां एक तरफ ढेल देते हैं तो सब उसी तरफ चल देते हैं कि आ बैल मुझे मार वाली उनकी कहानी है। तो ये कब से संभव होगा, ये परिवर्तन कैसे आएगा? जब आप अपने कॉन्सियस पे अपने वर्क काम करेंगे, सही जो गुण है, सही सद्गुण है, सही चीजें हैं, सही विवेक की चीजें हैं, सही जानने योग्य चीजें हैं, उनको समझेंगे। वरना फिर नर बनने में और एनिमल्स बनने में कोई अंतर नहीं होगा। नर वही है जिसके अंदर अपने सोचने समझने का, विवेक का, ज्ञान का अथाह
एक मिश्रण है, समझने की क्षमता है, तभी वो दूसरों से भिन्न है। वरना हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। हम भी खाते हैं, हम भी पीते हैं, हम भी वही नित्य क्रिया करते हैं, तो हम में उनमें अंतर क्या है? तो हम में उनमें अंतर इसी बात का है कि हम एक जागरूक प्राणी है, समझते हैं, हमारी जो चेतना है वो सोचती कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमको किस प्रकार से चीजों को यूज करना है। हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड है, वो पूरी तरीके से चीजों को समझ पा रहा है, जान पा रहा है, तभी तो हमारी वैल्यू उनको ना पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपको मनुष्य का तन मिला है तो उसको सही तरीके से यूज करिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो जो आपको मानुष तन मिला है उसका सही सदुपयोग करिए, उसको गलत तरीके या छोटी मोटी सस्ता नशा जो आजकल आप देखते हैं, जैसे अभी सैयारा मूवी चल रही, तो कुछ बड़े बड़े निब्बा निम्बी जो आशिक बने घूमते हैं, वो इस प्रकार की चीजों पे इन्वॉल्व है। उनको लगता है कि नहीं यही मेरे सब माता पिता उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो जो इस प्रकार की सोच वाले, उनका भविष्य में क्या होगा? आगे चल के बेरोजगार रहेंगे या कुछ करेंगे? बस उनके दिमाग में यही सब जो कंज्यूमरिज्म है, अट्रैक्शन, यही सब हो। कभी जिंदगी का हायर स्टेट पर्पज क्या है उनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उनके दिमाग और उनकी साइकी जो है उस प्रकार से डेवलप है। तो जो उनका माइंड है वो उस प्रकार से वर्क कर रहा है। उनको जैसा समाज में एक तरीके आदमी पकड़ लेता है, बस उसी में जो चीजें चली आ रही हैं, जो प्रथाएं चली आ रही, ट्रेडिशन, उन्हीं को वो रिक्वायर करते रहेंगे। कभी कोई बदलाव या कोई वेव या कोई रेवोल्यूशन उनके बस की बात नहीं है। तो वो तभी संभव है जब सही तरीके से आप चीजों को जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विवेक होना, बुद्धि होना, सही चीजों को सही समय पे समझना जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो इस चीज को समझिए, तभी उनके अंदर पता लगेगा कि हाँ ये सब चीजें ज्यादा नहीं है। तभी उनके अंदर सिंपलिसिटी आएगी, करुणा आएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, माया लोभ से ऊपर उठ जाएंगे। जो मैन का एक हाइयर स्टेट है किसी भी चीज को अचीव करने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, या हम कह सकते हैं बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, स्पिरिचुअल इनलाइटेंड हो जाएंगे। वो तभी संभव हो पाएगा, नहीं तो वो इन्हीं सारी माया, इन्हीं दुनिया में सब उलझे रहेंगे। वो कभी अपने को नहीं जान पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं जो जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा बताई गई हैं। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो सदियों में कभी एक बार पैदा होते हैं। तो उनकी चीजों को समझें, जाने। इस प्रकार की चीजें अगर आप पढ़ें, समझें, तो आपको अंदर कुछ परिवर्तन आए, कुछ आप सीखें। अब इस प्रकार के वही सब जो कूड़ा कचरा कंटेंट आपके दिमाग में भरा जाता है, दिन भर आप वही स्क्रॉल करते हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं ला पाएंगी, और आपके दिन दिन का दिन खराब है होना है। उससे आपका कोई भला नहीं होगा। भला होने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आप अपने अंदर छोटे छोटे परिवर्तन तभी संभव होंगे जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, चीजों को समझना जानना सीख जाएंगे, जो सही चीज है उसका समर्थन करना सीख जाएंगे। या जो अंधभक्त हैं, या जो इस प्रकार के टेसू बने करोड़ों की भीड़ में उनको भगवान मान के बैठे, अगर आप उनको ऐसे, तो आपका जिंदगी और नरकी होना है। सही चीजों को समझिए, सही चीजों को जानिए, सही लोगों को पढ़िए, सही लोगों के विचार अपने जीवन में उतारिए, तो आपका कल्याण होगा। आपके अंदर भी एक समझ पैदा होगी, एक नई ऊर्जा आएगी, एक नए चेतना का विकास होगा। तो इन सारी चीजों पे मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अपने अंदर इंटेलेक्चुअल चीजें, जो आपका बौद्धिक माइंड है, किस प्रकार से सोचना है, समझना है, कैसे चीजों को जानना है, संसार में जो हो रहा है उसकी रियलिटी को समझना है, ये सारी चीजें हैं। कैसे कंपैशन, ऑनेस्टी बना के रखना है, कि जो ब्यूटी है इस संसार की उसको जानना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है। यही तो फिलॉसफी। और फिलॉसफी क्या है? नहीं तो सब कुछ इतना होने के बाद भी लोग कहे, बाद में जाके राम राम करते हैं, या कहते हैं कि अरे जो भी करा बहुत गलत करा। जवानी में कुछ समझ में नहीं आता, बुढ़ापा क्यों राम राम करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भविष्य में कुछ ऐसा गलत करा, या जवानी में कुछ ऐसा गलत करा जिसका उनको पश्चाताप है, जिसका उनको रिमोर्स है। अब वो रिमोर्स क्यों है?
क्योंकि उनके दिमाग में वो ट्रिगर कर रहा है कि शायद ये चीज मुझे गलत रखती है, या उनकी चेतना उस चीज को उनको बार बार अवरोध करती है, उनके माइंड पे ट्रिगर करती है, स्टिमुलेट करती है कि तुमने जिंदगी में ये चीज गलत करा तो तुमको अब उस चीज का पश्चाताप ना हो, पछतावा ना हो, इसलिए तुम उनको सही करने का प्रयास करते हो। तो ये भी सारी चीजें हैं, और ये सब चीजें तब तक नहीं समझ में आती क्योंकि तब तक हमारे पास एनर्जी होती है, हम अपने आसपास के हिसाब से चलते हैं, अपनी सोसाइटी के, अपने लोगों के विचार से चलते हैं, लोगों की जैसी सोच होती है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा ही हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अल्बर्ट बंडूरा का मानना है, जो कि एक कनाडियन साइकोलॉजिस्ट है। तो इस प्रकार की चीजें मैं इस वजह से बताना चाह रहा हूं कि आप अपने आसपास देखिए कि हमको वो चीज नहीं मानना जो 90 लोग उसी राह पे चले जा रहे हैं। अपनी कुछ ऐसी चीजें आपको अंदर की आपको लोग माने, आप ऐसी चीजों को उजागर करिए, समाज के सामने लाइए, दूसरे लोगों के सामने लाइए कि जो चीजें आज तक विलुप्त थी या कुछ ऐसा नया चीज थी जो लोगों के अंदर परिवर्तन ला सके, उनको सही चीज का बोध करा सके। उनको जो सत्य क्या है, सत्य यही है कि जो चीज सही है, जो मानवता के लिए जरूरी है, जो लोगों के हित में आ सकती है, जिससे लोगों को खुशी मिल सके, जिससे लोगों के अंदर एक परिवर्तन जाग सके, उनके जो मन मस्तिष्क है, कॉन्सियस है, उसमें एक रिलीफ मिल सके। वो जो अंदर टन टन घंटी बार बार बज रही है, वो घंटी से जब आजादी मिल जाए तो समझिए कि आपके अंदर अब कोई सवाल बचे ही नहीं है, आप पूरी तरीके से ब्लिसफुल है, संतोष आपके अंदर आ गया। उसी को गीता में स्थित प्रज्ञा बोला गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेंटल हेल्थ पे को उन्होंने बहुत सारा फोकस करा कि आपका जो मेंटल माइंड है उसका हेल्थ ही नहीं सही है, वो परेशान है, उसको अब कभी वो कॉन्फ्लिक्ट आपस में करता रहता है, कभी उसको ये लगता है वो पता नहीं अंदर से डरा हुआ है, उसको लगता है कि ये नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उसको वही अल्टीमेट सत्य ट्रुथ समझ में आता है। लेकिन एक्चुअली में ये सब चीजें क्षणभंगुर हैं, ये ट्रांसिएंट संसार है, यहाँ कुछ भी नहीं है। आज आप हैं, कल आप मर जाएंगे, आपके शरीर का हर एक अंग धीरे धीरे गल जाएगा, लोग गल जाते हैं, इवन जो नॉन मटेरियल चीजें वो भी टूट फूट के वियर टियर हो जाती। तो आप किस चीज के लिए, आपका एक निश्चित समय है, आप कब तक रहेंगे ये आपको भी नहीं पता है। यू आर ओनली ए कैटलाइज्ड एजेंट, कि किसी ने भेज दिया है, स्टेयरिंग उसके ऊपर है, वो बस आपको वहां से रिमोट के जरिए कंट्रोल कर देता है, आप उसी तरीके से चल रहे हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर क्षमता आ गई, आप बहुत बड़े बाहुबली हैं। बाहुबली आप कुछ नहीं है, इससे बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। जो कोई इस एनर्जी संसार में ऐसी एक ऊर्जा है जो काम कर रही है, जो हम सबको समेटे हुए अपनी माया में, अपनी दुनिया में फंसाए हुए हैं, हम उसी में उलझे हुए हैं। हमको लगता है कि हम इस छोटे से संसार में 80-90 साल कुछ दिखा लेंगे कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, हमने बहुत पैसा कमा लिया, हमने अपनी विचार से क्रांति ला दी। तो वो कहीं ना कहीं भ्रम में ही जी रहे हैं, उस भ्रम से उनको निकलना बहुत जरूरी है। अगर वो उस भ्रम में नहीं जिएंगे, और इसी सारी कारणों से उसके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ईर्ष्या दोष पैदा होता है, दूसरों को गिराने, दूसरों को नीचा दिखाने की जो उनकी प्रवृत्ति है, वो कहाँ से जन्म लेती है, वो इन्हीं सारी चीजों से जन्म लेती है। तो अगर जिंदगी में शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो वो तभी संभव है जब आप इस प्रकार से अपने अंदर धीरे धीरे, बिना किसी से, ना मुझे किसी से आगे निकलना है, ना मुझे किसी से पीछे निकलना है, मैं मस्त मौला आजाद परिंदा हूँ, अपनी रफ्तार से अपने हिसाब से चलूंगा, तभी आप जिंदगी में सफल रहेंगे। किसी के आपको घृणा नहीं होगी, ना आपको किसी से घृणा होगी, ना उसको जो आपका कंपटीटर है उसको घृणा होगी। आपको वो सराखों पे बैठा लेंगे, क्योंकि आपके अंदर कंपटीशन की जो भावना है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आज का समाज है, आज के लोग हैं, उनके अंदर इतनी ज्यादा कंपटीशन भावना भरी हुई है कि वो समाज में लोगों को सिर्फ कंपटीशन ही के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे सरकारी नौकरी का तैयारी कर लो, वो कंपटीशन की बात करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि नहीं बेटा पढ़ लो, जान लो, समझ लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर नौकरी करना है तो कोई ना कोई रोजगार मिल ही जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि एक दूसरे लड़के को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए आपस में भिड़ाते हैं। किसी फिलासफर ने कहा है कि कंपटीशन जो है वो एक लाफ जंगल है।
और दूसरी बात है, जो कॉपरेशन है वो एक प्रकार से लोगों को कॉपरेट करता है, सपोर्ट करता है। तो आप लाभ जंगल को वो बोलते हैं कि वो कंपटीशन है, इस कानून बना दिया गया जंगल में, जहाँ जंगल में सभी खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो लाभ कॉपरेशन है वो कॉपरेट करके सब लोगों का सहयोग से, इसीलिए सोसाइटी में जो लोग कॉपरेशन के जरिए चलते हैं वो सब उनका सब कुछ चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि आदमी की वैल्यू नहीं हो जो कहता है कि आर्थिक वैल्यू बड़ी है, पहले सामाजिक वैल्यू है तब आर्थिक वैल्यू है। जब तुम्हारी समाज में पकड़ हो जाएगी, तुम्हारा कॉपरेशन बढ़ जाएगा, तो तुमको हजार लोगों से सहयोग मिलेगा। यही सोसाइटी तुमको गिराएगी, यही सोसाइटी तुमको उठा देगी। तो इसलिए ये ना सोचिए कि कुछ अच्छा कर दिया तो वाहवाही भी मिलेगी, खराब करेंगे तो बुराई भी करेगी। तो इसके लिए तैयार रहिए, जो आपके इमोशन है उनको समझिए, क्योंकि इमोशन भी बहुत जरूरी है। जैसे कैनन बार्ड की थ्योरी है जो साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्स पे बेस्ड है, कि हमको जैसे लगता है कि हमने समाज के जो एक्सेप्टेड नर्व रूल्स हैं उन पे कुछ गलत कर दिया है, तो हमारे माइंड में एक फियर पैदा हो जाता है, जो हमारी माइंड को एक ट्रिगर करता है, जहाँ पे हमारी साइकोलॉजिकल जो माइंड है उस पर परिवर्तन होता है, जिससे हमारी जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, हम डर जाते हैं। बाकी कुछ है नहीं है, जो आप अपने माइंड में जो आपकी मेंटल इमेज बनी है, ये कॉन्फ्लिक्ट है या जो आपके अंदर डर भरा है, वो डर इसी बात का है, क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग से हटाइए, क्रिएटिव थिंकिंग करिए, कुछ ऐसी चीजें सोचिए जो आप मानवता के लिए लेकर आए। जैसे बड़े बड़े फिलासफर हुए, उन्होंने नई नई चीजों पे नए नए टर्म इजाद करे, चाहे वो केमिस्ट बड़े बड़े रहे हो, बड़े बड़े फिलासफर रहे हो, बड़े बड़े फिजिशियन रहे हो, बड़े बड़े लायर रहे हो, बड़े कोई भी सिद्धांत निकाला हो, तो उनकी कोई तुलना नहीं करेगा ये जो सस्ते थोड़ा पैसा कमा लेते हैं और खा के हाथी होके बैठ जाते हैं, मोटे होके, इनको लोग भगवान मानने लगते हैं, इनके फॉलोअर बन जाते हैं कि फलाने चाचा हमारे विधायक, हमने 80,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है। लेकिन जो मानवता के लिए कुछ करता है उसकी संसार में कोई वैल्यू नहीं, ना कोई उसको पूजता है। तो इस सोसाइटी की गंदी समझ या सोच है, या उसको उसी पर खच्चे या उसी स्ट्रक्चर में डाला गया है कि वो भी इन्हीं चीजों का हिस्सा बने, कभी जिंदगी में कुछ नया न जान पाए, ना कभी कुछ नया समझ पाए। तो ये भी समस्याएं हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजों पे बात करा, हमेशा सिंपल लिविंग की बात करो। सिंपल लिविंग तभी आएगी जब जो आपके माइंड पे प्रदूषण भरा है, या जो आपके माइंड में ड्रग्स भरे हैं, या जो माइंड में आपका मेंटल हेल्थ जो आपकी खराब है, या वो मेंटली डिसऑर्डर हो गया, या मेंटली वो एक जगह से दूसरे जगह जो शिफ्ट होता है, जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है माइंड की, जिसको हम साइकोलॉजी में अगर देखें तो बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये समस्याएं क्यों है? क्योंकि आपके अंदर जो आप आसपास देखते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या अंदर भरी रहती है, माइंड में वो बार बार ट्रिगर करती है। वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग मेमोरी में जब चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको लगता है या दूसरा बढ़ रहा है तो आपको लगता है यार ये इतना कर लिया, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन चीजों से निकलिए, जब निकलेंगे जब ही आप अपने अंदर शांति पा पाएंगे, सुख पा पाएंगे। आपको किसी की न चाह रहेगी, न किसी से आशा रहेगी, न किसी से उमंग रहेगी। आपको जो भी मिल जाएगा आप उसी में खुश रहेंगे। तो खुश रहने के लिए यही जरूरी है। बाकी आप दुनिया का कोई भी फिलासफर पढ़ लिए, मौज में रहिए, न किसी से झगड़ा करिए, न किसी का लीजिए, न किसी का दीजिए। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे न कुछ लेके आए थे, न जब मरेंगे कुछ लेके जाएंगे। इस सोसाइटी के चक्रव्यूह में, लोगों की मानसिकता के व्यू में, समाज के कस्टम ट्रेडिशन के व्यू में आप बंधे हुए हैं, जिससे आप ना निकल पा रहे हो, ना आपको ये समाज निकलने देगा। यही समाज को अच्छा करेंगे तो आपके अंदर इमोशन पैदा हो जाएंगे कि वह बड़ी आपकी बड़ाई कर देंगे तो आपको लगेगा वाह वाह कितना अच्छा समाज है, आप फूल के माठा हो जाएंगे। और जब यही चीज आपके अंदर कोई गलत कर देगा तो आप दुखी हो जाएंगे। तो ये अच्छाई दुखाई ये सब जो है ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। दे आर द कॉइन, सेम कॉइन ऑफ टू वन इवेंट। तो आप इस चीज को समझिए, और अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप कभी जिंदगी में, चाहे कोई कितना बड़ा बाबा हो, कितना बड़ा फिलोसफर हो, कोई भी हो, आपको कभी इन चीजों से मुक्त नहीं कर पाएगा। मुक्ति का एक ही कारण है कि दुनिया की जितनी भी चाह है, जितनी भी डिजायर है, उनसे मुक्त हो जाए। यही है, गौतम बुद्ध ने भी बहुत साल पहले कहा था कि जो सफरिंग है वो काश है, क्योंकि
कास्ट का कारण है कि वो सफर कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर डिजायर है, देयर इज अ डिजायर ऑफ सफरिंग, देयर इज अ कास्ट ऑफ सफरिंग, उसका कारण है। आपको सफर हो रहा है कि यार फलाने मेरे से ज्यादा पैसा पा रहा है, कुछ को यार फलाने के इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, फलाने का लड़का आईएएस बना है, मैं मेरा लड़का आईएएस नहीं बन पा रहा यार, वो समाज में उसको सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा गाता है, मैं नहीं गा पाता हूँ। तो कुछ चीजें इनहेरेंटली मिली है, तो आप उस पर क्या कर लेंगे बताइए। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत सुंदर देखने में है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, कोई बहुत अच्छा नेचुरली उसको कोई टैलेंट मिला है, तो आप उसको रोक लेंगे क्या? तो जब आपके बस में कुछ है ही नहीं है, जब आपकी सांसें आपके बस में नहीं है, तो आप कौन सी दुनिया के लिए अपने आप को दूसरों से सर्वश्रेष्ठ या कम या अच्छा समझने का प्रयास कर रहे हैं? जो हो रहा है बस चलने दीजिए, करते रहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। तो आदि अंत को उठाए न पावा, मति अनुरूप निगम अस गावा, की सब लोग अपनी मति और बुद्धि का यूज करते हुए अपने अपने तरीके से बखान कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ना मुझे आदि का पता है, ना अंत का पता है कि मैं कब पैदा हुआ, कब मरूंगा, कब कैसे क्या होगा। मुझे ये नहीं पता कि मैं अफ्रीका में पैदा होऊंगा कि इंडिया में पता होगा, या मेरी जो जनरेशन ऑफ स्प्रिंग होगी वो और भी जो लोग है वो कहाँ पैदा होंगे। तो जब हमको कुछ पता ही नहीं कि ना हमको इस छोर का पता है ना उस छोर का पता है, तो हम कौन से बहादुरी में पड़े हैं, कौन से स्टाइल में पड़े हैं। और जो कहते हैं कि ये पढ़ लो, किसी को गाली दे दो तो ये खराब है, तो सोसाइटी ने बना रखा है कि गाली दे दो तो खराब है। अब जिस सोसाइटी में इस तरीके का बोला जाता है, वहां ये अब अगर अमेरिका में चले जाए, वो हिंदी जानता ही नहीं, आप कोई भी कुछ भी बके उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको और बड़ा मजा आएगा। तो ये सब माइंड की विचार है, माइंड के विचार की दशाएं हैं, उसके सोचने का नजरिया, उसके अलग अलग रहस्यमयी जादुई सोच है जो आपके दिमाग में इस प्रकार से डलती है, या वो एक जादू की दुनिया में आपको नचाए हुए है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, उसमें इतना आवेश बन रहा है कि उस आवेश में आके आप घूम जाते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं। तो इस आवेश से बचिए। जब दोनों तरफ से रगड़ लगती है तो आवेश पैदा होता है, और उसी आवेश का कारण है कि आप घूमने लगते हैं। जैसे दोनों तरफ से जब बातचीत होती है, बात ज्यादा हीटेड हो जाती है, तो आपस में समस्याएं क्रिएट होने लगती है, तो आप अपनी तरफ माइंड घुमाते हैं, अपनी तरफ घुमाता है, फिर दोनों लड़ते हैं। तो ये भी सारी चीजें कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट कर रही हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दीजिए, सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाने के लिए आईएएस बन गए, बड़े बड़े आईटीसीएन है, 4 करोड़ पा रहे हैं, 800 करोड़ पा रहे हैं, तब वो तो खुश नहीं है। पता 5 दिन में डिवोर्स हो जा रहा है, 10 दिन में डिवोर्स हो जा रहा है, गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, तो कहा है अगर उनके अंदर वैल्यू, कंपैशन, ऑनेस्टी, सही सोच के साथ कि कम चीजों पे कैसे सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के साथ जीना है, तो शायद ये चीजें ना होती। कहे इतनी सारे रेप हो रहे हैं, कहे इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही, कहे इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन और इतना ज्यादा लोग खा के फेंक दे रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, डस्ट हो रहा है, वेस्टेज क्रिएट हो रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए हैं, लोगों के अंदर कंपैशन, ऑनेस्टी नहीं है, ना उनको कोई वैल्यू देता है, ना कोई एक दूसरे का सम्मान करता है। अगर वैल्यू दिए होते तो ना करप्शन होते, ना क्राइम होते, ना कोई किसी को मारता, ना कोई किसी को गाली देता, जैसे आज से पहले ट्रेडिशनल सोसाइटियां चली आ रही। कितना बेहतरीन था, एक साथ बैठ के खाते थे, ना किसी के पास जैगवार होती थी, ना मर्सरीज होती थी। तो ये मर्सरीज जैगवार है तो अंतर पैदा कर दिया है, और इसी अंतर के कारण लोग आपस में लड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये मेरे से बड़ा हो गया, अब मैं इससे कैसे बात करूंगा, पता नहीं है मेरी बात करेगा। तो वही जड़ का कारण। पहले सब एक ही टाट में बैठ के खाते थे, एक ही सबियाना के नीचे बैठ के खाते थे, ना लड़ते थे। आजकल कोई 1 करोड़ का शादी कर रहा है, कोई 500 करोड़ का शादी कर रहा है, तो इसी समस्याएं इसी वजह से क्रिएट हो रही हैं। और ये समस्याएं दिन का दिन बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे कैपिटलिस्ट इस संसार में पैदा होंगे वैसे वैसे दिक्कत होंगी, क्योंकि आपके दिमाग आप कमाने गए, आपको लगेगा यार ये इतना कमा रहा है, मैं इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, उसकी वजह से आप उनसे जलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, हो सकेगा आगे रेवोल्यूशन होगा, जैसे कार्ल मार्क्स कह के गए। तो समस्याएं चारों तरफ से, चाहे आप फिलॉसफी पढ़े, चाहे सोसाइटी पढ़े, चाहे इकोनॉमी पढ़े,
सीखे सोचने समझने पे हैं, पढ़ने से नहीं होगा, अपने दिमाग को डेवलप करने से होगा। तो फिर मिलूंगा दोस्तों कोई नए टॉपिक के साथ। अपने जीवन में वो कहते हैं अवेयर रहिए, एम्पैथी पैदा करिए, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए, अपने मानवता के लिए जिए, दूसरों के स्वधर्म के लिए, जो आपका धर्म है, जो आपका काम करने के लिए आए हैं, जो एक सही सोच है, जो एक सही निर्णय है, उसको लीजिए और अपने जीवन में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करिए, ताकि जब आप इस संसार से जाएं तो आपको कोई चीज का ये ना रहे कि आपने कुछ गलत करा, आपको लगे कि आपने जैसा जीना था वैसा जिया, जैसा रहना था वैसा रहा, न किसी से दोष करा, न किसी से झगड़ा करी। को लोग अच्छा कहें तो ठीक, बुरा कहें तो ठीक। तो फिर मिलूंगा कोई नए अच्छे फिलोसफर या कोई नई थिंकिंग के साथ। तब तक अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहे और लाइक सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।